Hello students, in this video of class 11th accountancy, we will be discussing origin of transactions। मतलब हम transactions कहाँ से लिखते हैं, कहाँ से transactions origin होते हैं, source documents से। तो source documents क्या होता है and preparation of vouchers। तो ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। किस बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं? एक प्रूफ या फिर एविडेंस के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। और वो जो प्रूफ या एविडेंस होता है वो क्या होता है? एक बिल, मतलब बिल में परचेजेस लिखी होंगी, एक इनवॉइस होगा सेल्स का, या फिर डेबिट या फिर क्रेडिट नोट्स। मतलब जो प्रूफ या जो एविडेंस जिसके बेसिस पर हम ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स। These evidences being the basis of recording entry, मतलब वो आधार जिसके बेसिस पर हम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं वो क्या है? हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट। तो जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होते हैं हर ट्रांजैक्शन में, ठीक है। और हम क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले वाउचर प्रिपेयर करते हैं। बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले, ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में रिकॉर्ड करने से पहले हम वाउचर को प्रिपेयर करते हैं। ओके तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या है हमारे पास? जर्नल, स्पेशल पर्पस बुक, जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है एक के बाद एक ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर क्या होता है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अकाउंटिंग के लिए, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और एन इवेंट आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जिसके आधार पर हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। अब हम कुछ मोस्ट कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो यूज़ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा है? कैश मेमो। कैश मेमो प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा जब वो गुड्स बेचता है कैश के रिटर्न में। मतलब अगर किसी सेलर ने गुड्स बेचे हैं कैश में तो वो क्या बनाएगा? कैश मेमो। और कैश मेमो में क्या होगा? कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स हमने बेची है वो होगा, रेट होगा हर आइटम का, और टोटल अमाउंट जो रिसीव करा है वो होगा, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी, और दूसरी टर्म्स एंड कंडीशंस कैश मेमो में ही लिखी होगी अगर कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है तो। ये एक प्रूफ हो गया आपका, एक प्रूफ हो गया परचेज़र के पास कि उसने गुड्स परचेज़ करे हैं कैश के लिए, और सेलर के पास ये प्रूफ हो गया कि उसने गुड्स बेचे हैं कैश में। तो ये हमारा कैश मेमो है। आप सभी को एक स्पेसिमेन, एक एग्जाम्पल दिख रहा है कैश मेमो का। ऊपर लिखा है टैक्स इनवॉइस कैश मेमो, छापरा सिल्क एंड साड़ीज़। फिर होलसेल एंड रिटेल वेडिंग साड़ी स्पेशलिस्ट और उनका एड्रेस लिखा हुआ है। फिर आपके पास जो है क्वांटिटी लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि साड़ीज़ कितनी ली है, 10 ली है, और शॉल कितनी ली है, 4 ली है। उसका रेट दे रखा है, एक साड़ी का रेट है 1000, तो टोटल अमाउंट कितना लगा? 10 इंटू 1000 दैट इज़ 10,000। शॉल कितनी ली है आपने? 4 इंटू 1000 दैट इज़ 4000। इनका हमने टोटल लगा दिया है, कितना आया? 14,000। अब इस 14,000 के अमाउंट पर टैक्स लगता है, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST लगता है 6%, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स SGST लगता है 6%। 14,000 का 6% हम कैलकुलेट करेंगे तो 840 आएगा, जिससे हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 1680। 14,000 में 1680 ऐड हो जाएगा और कितना अमाउंट आएगा? 15,680। तो ये आपका क्या है? कैश मेमो का आपका ये एग्जाम्पल हो गया। फिर इनवॉइस या फिर बिल। इनवॉइस या फिर बिल प्रिपेयर किया जाता है सेलर के द्वारा जब वो गुड्स बेचता है उधार पर, क्रेडिट पर। ओके अगर हमने उधार में गुड्स बेचे हैं तो वो क्या बनेगा? इनवॉइस या फिर बिल। इसमें डिटेल्स होते हैं पार्टी के जिसे हमने गुड्स बेचे हैं और टोटल अमाउंट रहता है सेल का। The original copy of sales invoice is sent to purchaser
and duplicate copy is retained as an evidence of the sales for recording it in the books of account and further reference। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो हम किसको दे देते हैं, परचेजर को दे देते हैं, और उसका जो डुप्लीकेट कॉपी है हम देखते हैं कार्बन कॉपी जो रहती है वो हम अपने पास रखते हैं, उसकी कार्बन कॉपी, जिससे फ्यूचर में अगर हमें कुछ भी काम पड़े तो फ्यूचर में हम उसका रेफरेंस ले सकें। अब फॉर परचेजर, क्रेडिट परचेजेस का एविडेंस जो होता है, एविडेंस बाय बिल रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, ठीक है। परचेजर के लिए जो भी बिल मिला है उसको वो क्या हो गया, एक प्रूफ, एक एविडेंस हो गया उसके पास। अब आपके पास स्पेसिमेन है, एग्जाम्पल दे रखा है आपको टैक्स इनवॉइस का। मॉडर्न इलेक्ट्रिक सप्लायर्स लिमिटेड, डीलर्स इन एवरीथिंग इलेक्ट्रिकल, एड्रेस लिखा हुआ है, क्वांटिटी है आपके पास, पर्टिकुलर्स, रेट, अमाउंट। रेफ्रिजरेटर्स खरीदे हैं, क्वांटिटी 2, रेट कितनी 8000, अमाउंट कितना हो गया 8000 इंटू 2 16000। फिर ऑटोमेटिक आयरन है आपके पास, कितनी है 10 क्वांटिटी में, तो 10 और रेट है 1100, 10 इंटू 1100 11,000, उसका एडिशन कर दिया 27,000। यहाँ पर IGST है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगा है यहाँ पर 12% का, 12% हमने कैलकुलेट कर दिया, 27,000 का 12% कैलकुलेट करा तो 3,240, टोटल अमाउंट 30,240। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इनवॉइस या फिर बिल का। फिर हमारे पास रिसिट, जब हमें कैश या फिर चेक रिसीव होता है कस्टमर से, रिसिट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड इज़ इशूड, हम एक रसीद बना के देते हैं, जो अमाउंट हमें मिला है उसकी एक रसीद बना के देते हैं, उसे क्या हम कहते हैं, रिसिट। द रिसिट इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, रिसिट को हम डुप्लीकेट में भी प्रिपेयर करते हैं। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो हम किसे देते हैं, जिस पार्टी ने हमें पेमेंट करी है उसे हम ओरिजिनल कॉपी देते हैं, और डुप्लीकेट का रिकॉर्ड हम अपने पास रखते हैं। इट हैज़ डिटेल्स, इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती हैं, डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द पार्टी, नेचर ऑफ द पेमेंट, किस तरह का पेमेंट है। तो आपके सामने एक स्पेसिमेन एग्जाम्पल है रिसिट का। मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सप्लायर्स रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, जो भी पार्टी है वो, मतलब इस पार्टी से हमें पैसा मिला है, अ सम ऑफ रुपीज़ 30,240, इतना अमाउंट मिला है। कैश में चेक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर डेट लिखी हुई है, कौन से बैंक से निकालना है, कैनरा बैंक, विवेक विहार, दिल्ली, ऑन अकाउंट ऑफ इनवॉइस नंबर, ये इनवॉइस नंबर है और ये डेट है। नेक्स्ट है हमारे पास पे इन स्लिप, ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है फॉर डिपॉजिटिंग कैश या चेक इन द बैंक, अगर हमने कैश या चेक बैंक में डिपॉजिट करा है उसकी ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। पे इन स्लिप इज़ अ फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम अ बैंक, आप बैंक गए होंगे तो आपने पे इन स्लिप देखी होगी बैंक में, ओके। जो भी अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं अगर बैंक में तो उसके लिए हम क्या भरते हैं, पे इन स्लिप। इट इज़ अ काउंटर फॉइल विच इज़ रिटेन्ड बाय द डिपॉजिटर, इसकी जो काउंटर फॉइल होती है वो डिपॉजिटर के पास रहती है। Nowadays banks place a box in which checks along with the filled pay-in slips can be dropped। अब बैंक क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, चेक को डाल सकते हैं या पे इन स्लिप्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इन सच केसेस काउंटर फॉइल्स आर नॉट साइन, काउंटर फॉइल्स यहाँ पर साइन नहीं होती हैं। द काउंटर फॉइल ऑफ द पे इन स्लिप गिव्स डिटेल्स रिगार्डिंग द डेट एंड द अमाउंट कैश, या काउंटर फॉइल में क्या होता है, डिटेल होती है डेट के बारे में और अमाउंट के बारे में, ओके। अब आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है पे इन स्लिप का। पे इन स्लिप एक्सिस बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं, ओके। फिर डेट है यहाँ पर, जो हमने कैश डिपॉजिट करा है वो, अकाउंट नंबर जो हमने कैश डिपॉजिट करा है वो, रुपीज़ यहाँ पर लिखते हैं, अकाउंट नंबर जो डिपॉजिटर का नाम है वो, डेट, ये डिटेल्स हो गई, टोटल अमाउंट और रुपीज़। काउंटर फॉइल मतलब ये वाला पोर्शन किसके पास होता है, डिपॉजिटर के पास, और ये वाला किसके पास देते हैं, हम बैंक को सबमिट करते हैं, ये वाला पोर्शन, ओके। क्लियर है। नेक्स्ट है चेक। चेक वो डॉक्यूमेंट होता है जो राइटिंग में होता है, किसी बैंक के ऊपर हम बनाते हैं,
और वो पेएबल ऑन डिमांड होता है। चेक इज़ अ डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अपॉन द बैंक विथ विच द अकाउंट इज़ हेल्ड, मतलब जिस बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है उस बैंक अकाउंट के ऊपर हम बनाते हैं। एंड इज़ पेएबल ऑन डिमांड, मतलब जब उस चेक को हम रिप्रेजेंट करेंगे तब हमको पेमेंट करनी पड़ेगी। बैंक क्या करता है, चेक के फॉर्म सप्लाई करता है, मतलब बैंक से हमें चेक के फॉर्म मिलते हैं। द नेम ऑफ द पार्टी टू हुम पेमेंट इज टू बी मेड इज रिटन आफ्टर द वर्ड्स पे टू, मतलब जिस भी पार्टी को हमें पेमेंट करनी है उसका नाम लिखा हुआ रहता है पे टू में। देन द अमाउंट इज रिटन बोथ इन वर्ड्स एंड फिगर्स, फिर अमाउंट लिखा होता है वर्ड्स और फिगर्स में। अ चेक इज डेटेड एंड साइंड बाय द ड्रॉअर, चेक जो रहता है वो साइंड रहता है और डेटेड रहता है ड्रॉअर के द्वारा। द चेक डिटेल्स आर एंटर्ड इन द काउंटर फॉइल, चेक डिटेल्स काउंटर फॉइल में एंटर्ड रहती है विच रिमेन्स विद द अकाउंट होल्डर, जो अकाउंट होल्डर है जिसका अकाउंट है उसके पास रहता है। एंड इज अ सोर्स वाउचर फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं इस काउंटर फॉइल के बेसिस पर हम रिकॉर्ड करते हैं। आप सभी के सामने स्पेसिमेन है ऑफ अ चेक, चेक का स्पेसिमेन दे रखा है आपको। पे, यहाँ पर हमें डेट लिखनी है, यहाँ पर हमारे पास पे, किसको पे करना है वो रुपीस, अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा और यहाँ पर क्या लिखा होता है, अमाउंट लिखा होता है। नेक्स्ट डेबिट नोट, डेबिट नोट क्या होता है, ये एक एविडेंस रहता है दैट डेबिट हैज़ बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ पार्टी नेम्ड इन द डेबिट नोट, कि इस पार्टी के नाम से हमने क्या करा है, डेबिट करा है। इट डिटेल्स द रीज़न फॉर द डेबिट, हमने डेबिट क्यों करा है उसका रीज़न इसमें लिखा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अ सेलर ऑफ गुड्स विल मेक अ डेबिट नोट इफ़ यू फाइंड्स दैट हिज गुड्स हैव बीन इन्वॉइस्ड फॉर लेस अमाउंट, अगर किसी पर्सन ने गुड्स बेचे हैं और उसको कम अमाउंट मिला है तो वो उसके लिए क्या बनाएगा, डेबिट नोट बनाएगा। उसी तरह परचेजर जो है गुड्स का वो बनाएगा डेबिट नोट कब, जब उसके गुड्स क्या हो गए, ओवर इन्वॉइस्ड हो गए हैं, मतलब उसने गुड्स क्या कर दिए हैं, रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है, और द सेलर हैज़ अलाउड डिस्काउंट, या फिर सेलर ने क्या करा है, डिस्काउंट अलाउ करा है, तब क्या बनेगा, डेबिट नोट। द इफेक्ट ऑफ डेबिट नोट इज़ दैट अमाउंट ड्यू टू द सप्लायर इज रिड्यूस्ड, मतलब जो अमाउंट सप्लायर को ड्यू था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब जो भी अमाउंट हमें सप्लायर को देना था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमें कम पैसा देना पड़ेगा सप्लायर को। डेबिट नोट का इफेक्ट क्या होगा, जो अमाउंट हमें सप्लायर को देना था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इफ़ द अकाउंट इज़ ऑलरेडी सेटल, अगर हमने अकाउंट ऑलरेडी सेटल करा है, गुड्स कैन बी परचेज फर्दर विदाउट पेमेंट, हम और गुड्स परचेज कर सकते हैं बिना पेमेंट के। अ स्पेसिमेन ऑफ डेबिट नोट इज़ गिवन बिलो। ओके, डेबिट नोट का एग्जाम्पल दिख रहा है आप सभी को, क्लियर है। यहाँ पर अगेंस्ट मैसर्स हाई एंड लो दिल्ली, यहाँ पर हमने गुड्स रिटर्न करे हैं, मतलब इतना अमाउंट हमें कम पे करना पड़ेगा, 5500, उस पर CGST SGST में 6160 का अमाउंट उन्हें कम पे करना पड़ेगा। किसे कम पे करना पड़ेगा, प्रोवोक को कम पे करना पड़ेगा, किसे, हाई एंड लो, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिए। अब क्रेडिट नोट है, क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट क्रेडिट हैज़ बीन गारंटीड टू अ डेटर, क्रेडिट गारंटी किया गया है, डेटर को उधार दिया गया है, ठीक है। अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिए हैं गुड्स जो पहले लिखे हुए थे, या फिर कस्टमर ने ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया है हमें, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे, ठीक है। अब मतलब हमें कस्टमर से पैसा कम मिलेगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट इज़ दैट द अमाउंट ऑफ कस्टमर्स इंडेटनेस इज रिड्यूस, मतलब कस्टमर से हमें पैसा कम मिलेगा, यहाँ पर हमें कम देना था, डेबिट नोट में यहाँ पर कम मिलेगा, ठीक है। If it is already settled, to enable the customer to purchase goods to the value of credit without further payment. ओके, अब स्पेसिमेन है क्रेडिट नोट का, क्या है स्पेसिमेन, अशी ग्लास कंपनी, एड्रेस दे रखा है,
मैसर्स प्रभात इलेक्ट्रिक, ओके। गुड्स रिसीव्ड 15,000, जीएसटी एसजीएसटी 16,800। अब हमें क्या मिलेगा? कम मिलेगा, किससे? इस पर्टिकुलर पार्टी से, मतलब प्रभात इलेक्ट्रिक से हमें इतना अमाउंट अब क्या मिलेगा? कम मिलेगा। क्रेडिट नोट करते हैं। आई होप दैट दिस वीडियो you understood some of the basic source documents. Thank you.